हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। बजट के अंदर आप सब लोग सोच रहे थे कि शायद जो 1% टीडीएस है वो घट के शायद 0.01% टीडीएस पे आ जाएगा। भारत वेब थ्री एसोसिएशन वाले मिलके भी आए, काफ़ी होप जता रहे थे, लेकिन बहुतों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली वही हुआ कि क्रिप्टो का कोई नामो निशान नहीं है बजट के अंदर। काफ़ी सारे लोगों को एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। दुःख इस बात का होता है कि जैसे यूएस के अंदर बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है, उसमें 17 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो नेट इन्फ्लोज़ आ चुके हैं। कई लोगों ने ये सोचा था कि ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अंदर 1 साल के अंदर पैसा आएगा यूएस के अंदर, और आपको यकीन नहीं होगा 6 महीने के अंदर 17 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ्स में एंटर कर चुके हैं। और आज रात ख़ास है, आज रात को इथेरियम का भी स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो गया है और 9 कंपनियाँ जो हैं, जो इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को लॉन्च कर रही हैं। अब माना ये जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में भी एंटर कर जाएँगे। ओवरऑल माना ये जा रहा है कि जितना बड़ा बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ होगा, उसका 30% जो है वो इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में पैसा एंटर करेगा। बजट की बात करता हूँ, क्योंकि बजट की बात करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला लेते हैं, जैसे हमने फैसला लिया कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे या हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं उस वक़्त, उस देश के अंदर जो सरकार है वो क्या फैसला लेती है उसके प्रति। तो उसके वजह से भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हैम्पर होती हैं, हमारी जो डिसीज़न मेकिंग है, वो भी हैम्पर होती है। जैसे कि इस बजट का मैं आपको इम्प्लीकेशन बताऊँगा कि अगर आप रियल एस्टेट में हैं, राइट? और अगर आप और एसेट्स में हैं, तो किस तरीके से ये आपका बजट जो है आपको प्रभावित करता है। क्योंकि कहीं न कहीं हम सब लोग सारे के सारे सिर्फ़ क्रिप्टो में नहीं हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं कि 100% हम क्रिप्टो में हैं, हम लोग गोल्ड में भी हैं, रियल एस्टेट में भी हैं। तो थोड़ा-सा आपको ये जानकारी देता हूँ कि इस बजट को अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा-सा 2 मिनट के अंदर, ताकि ओवरऑल आपको एक साइकोलॉजी समझ में आए कि हम हमारे जो डिसीजंस हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो रेगुलेटर जो फैसला लेता है, उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के प्रति। तो इस बार जो डिसीजन हुआ, उसके अंदर अगर आप देखो तो ये ट्वीट है, ये काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर है फाइनेंस के। इनका ये कहना है कि इट्स अ डिज़ास्ट्रस बजट, आई विल टेल यू व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर इन्वेस्टर्स। ये 3 पैराग्राफ के अंदर इन्होंने समराइज़ किया है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर ऑल एसेट क्लास इज़ गोइंग टू बी 12.5%। जितनी भी एसेट क्लास है, चाहे वो स्टॉक्स, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ गोइंग टू बी 12.5%, ठीक है? सो you may worry about your stocks and equity funds. Actually, that is very less of your concern. You pay 2.5% more than earlier now. मतलब कि जो आप जो पहले 10% पे करते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, जो आपकी स्टॉक्स एंड इक्विटी फंड्स थे, उस पे यू माइट एंड अप पेइंग 2.5% मोर। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा चेंज आया। वो कैसे, वो समझिए। सपोज करिए कि जो रियल एस्टेट में जो पहले 20% टैक्स था विद विद इंडेक्सेशन, राइट? पहले 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था विद इंडेक्सेशन। अब इसको घटा के कर दिया है 12.5% और इंडेक्सेशन हटा दिया है। तो आपको सुनने में और या ऑन पेपर में अगर कोई ये बोले कि 20% से टैक्स 12.5% कर दिया है, तो आपको लगेगा टैक्स घट गया है। लेकिन एक इसमें कैच है और वो है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। अब इंडेक्सेशन क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इंडेक्सेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? इंडेक्सेशन का मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। इंडेक्सेशन क्या है कि ये जब आपको पहले वाले जो जो मॉडल था, जो टैक्सेशन का रियल एस्टेट में, उसके अंदर जब आपको टैक्स लगता था तो इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता था। इन्फ्लेशन सच है। इन्फ्लेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? इन्फ्लेशन तो है ही ना, चाहे वो 5% 6% जो भी है। तो पहले क्या होता था, जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपने सपोज करो मैंगो ₹100 के खरीदे और सेलिंग प्राइस जो है वो मैंगो की वो ₹120 है, राइट? आपने मैंगो खरीदे, रखे अपने पास
और मैंगो का प्राइस जो है वो ₹110 मार्केट में चल रहा है, ठीक है? ₹100 का आपने मैंगो लिया, ₹110 मार्केट में चल रहा था, जो एक्चुअल में रेट था मार्केट में। लेकिन आपने ₹120 के बेचे, आपके मैंगो अच्छी क्वालिटी के थे, पके हुए थे, तो आपको ₹20 का प्रॉफ़िट हुआ, राइट? तो इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि आपने ₹100 का आपके मैंगो थे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्केट में रेट था उस वक़्त वो ₹110 का था। तो एक्चुअल में जो करंट प्राइस है वो ₹110 की है मैंगो की, और बेचा आपने ₹120 का। तो इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि 120 माइनस जो आपने बेचा, ₹120 का बेचा और ₹110 आपका जो करंट मार्केट प्राइस है, राइट? इन्फ्लेशन के बाद, तो आपको गेन ₹10 का हुआ। एक्चुअल गेन तो आपको ₹20 का हुआ, लेकिन इंडेक्सेशन के बाद आपको ₹10 का गेन हुआ। तो आपके ₹10 पे टैक्स लगता था। इसको थोड़ा-सा और मैं इसको इसको मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करिए प्रॉपर्टी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। प्रॉपर्टी के केस में सपोज़ करिए आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी। अब इसमें एडजस्टेड परचेज़िंग प्राइस यूजिंग सीआईआई, मतलब एक इन क ये एक इन्फ्लेशन का इंडेक्स है जो सरकार का की तरफ से बनाया गया था। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपकी जो परचेज़ प्राइस थी 50 लाख की प्रॉपर्टी, वो एक्चुअल में 64,82,000 की थी, ठीक है? आपने 70 लाख की बेची वो प्रॉपर्टी, ठीक है? जब आपने 70 लाख की बेची, तो आपको जो फ़ायदा हुआ वो 70 लाख माइनस 64,82,000, मतलब जो ब ब प्रॉपर्टी की प्राइस थी प्लस जो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो प्राइस थी। तो 70 लाख माइनस 64 लाख व्हिच इज़ 5,18,000। 5,18,000 पे एलटीसीजी जो लगता था, तो आपका टैक्स 1,03,000 बना, ठीक है? तो 1,03,000 लगता था पिछले रिजीम में। लेकिन अब जो आपको टैक्स लगेगा, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 70 लाख की आपने बेची, सीधा आपको 20 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, इस पे 12.5% तो ₹2.5 लाख का। तो पहले रिजीम में आपको लगता था 1,03,000 का, अब लगता था ₹2.5 लाख का टैक्स लगेगा। तो ऑन पेपर आपको लगा कि टैक्स कम हो गया है, 12.5% हो गया, लेकिन एक्चुअल में टैक्स कम नहीं हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा कि अब रियल एस्टेट के अंदर आप समझिए, जो रियल एस्टेट के अंदर जो लोग पैसा लगाते थे और इधर रियल एस्टेट के अंदर इतने प्राइसेस बढ़ रहे थे, अब रियल एस्टेट के अंदर कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट समझिए कि जो लोग अब प्रॉपर्टी को में एंट्री लेते थे कि यार इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था जब प्रॉपर्टी को बेचते थे, अब वो बेनिफिट नहीं है, तो इसमें ऑब्वियसली अब इसमें इतना फ़ायदा नहीं दिखेगा। आप सब देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए की टैक्स की जगह नॉर्मल सिनेरियो में अब वो ₹2.5 लाख का टैक्स है, तो मतलब ₹1.5 लाख से टैक्स बढ़ गया। यही कारण है कि जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं वो गिरने लग गए। ये देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स जो हैं वो करीब डीएलएफ 6% डाउन है। तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स को ये पता लग गया कहीं न कहीं कि रियल एस्टेट की डिमांड में कमी आएगी। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा-सा, देखिए इथेरियम का ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो गया है। 9 जो है ग्रेस्केल, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, वैनाक, बिटवाइज़, 21 शेयर्स, फिडेलिटी, आईशेयर, इन्वेस्को, ग्रेस्केल। तो ये बेसिकली ये 9 के 9 कंपनीज़ इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ लेके आ रही हैं। मैंने आपको बता दिया कि शुरू में कि इसमें कितना पैसा एक्सपेक्टेड है, और जो इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के बाद जो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कितना पैसा आएगा, मैंने आपको वो शुरू में बता दिया कि कितना पैसा इसके अंदर होगा, अप्रॉक्सिमेटली 3 से 5 बिलियन यूएस डॉलर के करीब आना चाहिए। इसमें स्टैंड चार्ट से लेके काफ़ी सारे लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें इतना पैसा एंटर करना चाहिए, ठीक है? तो 30% के करीब जितना भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में पैसा है, उसका 30% जो है इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में पैसा एंटर होगा। और कुछ इस तरीके से देखिए, पहले हम बिटकॉइन के ईटीएफ को ट्रैक करते थे, अगर आप देखो तो बिटकॉइन का ईटीएफ कितने दिनों से कितना मैसिव पैसा आ रहा है, आप देखो 310 मिलियन, 300 मिलियन, 422 मिलियन, और इसने कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 22 मिलियन 533 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब कल मैसिव पैसा एंटर किया है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में। 526 मिलियन तो सिर्फ ब्लैक रॉक के अंदर एंटर किया है, तो आप देख सकते हो कितनी मोटी बाइंग हो रही है। आप ये देख सकते हो कि ब्लैक रॉक ने कल 520 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो बिटकॉइन खरीदा है, राइट? तो ये आप देख सकते हो 28,000 बीटीसी इस महीने में जो है ब्लैक रॉक जो है वो खरीद चुका है। अगर आप देखो तो ये 27 जुलाई अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, इतने बड़े-बड़े स्पीकर डोनाल्ड ट्रम्प, रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर, कैथी वुड, माइकल सेलर, एडवर्ड स्नोडेन, विवेक रामास्वामी, और मैं आपको एक बात बताऊँ, माना ये जा रहा है कि इलॉन मस्क भी हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस में हो। अभी ये एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं है,
लेकिन अगर इलॉन मस्क का माना जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रम्प को जो इंटरव्यू करे वो इलॉन मस्क करेगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो आप सोच सकते हो क्या मैसिव न्यूज़ होगी, क्या माहौल होगा। 27 तारीख को ये भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि ट्रम्प माइट से कि बिटकॉइन को एक ट्रेजरी रिजर्व के अंदर डालने का प्रपोज़ल दे सकता है कि अगर वो प्रेज़िडेंट बनेगा। और ऑलरेडी सीएनबीसी पे आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट होल्डिंग बीटीसी एज़ अ रिजर्व एसेट, एज़ अ ट्रेजरी एसेट की डिस्कशंस ऑलरेडी सीएनबीसी चैनल पे होने लगी है। सी और ट्रम्प का माना ये जा रहा है कि वो 27 तारीख को कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। वो क्या अनाउंसमेंट होगी और क्या होगा वो देखने वाली बात है। और यहाँ पे रॉबर्ट कायोसाकी रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने लिखी है वो लिख रहे हैं कि व्हाई गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन विल राइज व्हेन ट्रम्प बिकम्स प्रेसिडेंट बिकॉज़ ट्रम्प वांट्स अ वीकर डॉलर सो दैट अमेरिका can begin export more than import. With a weaker dollar, jobs will come back and asset will go up. और बाइडेन की बुराई करते हुए फिर इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि गोल्ड विल रीच टू 3300 per ounce, silver will reach 79 dollar per ounce, and Bitcoin will reach to around 1,05,000 US dollar by August 2025, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अभी सुनने में कल आ रहा था कि जो बाइडेन की डेथ की खबरें आ रही थी, विच इज़ रॉन्ग। जो बाइडेन ने लिटरली एक कॉल किया, लाइव कॉल किया, एक जो कमला हैरिस का एक मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी, उसके अंदर लाइव फ़ोन किया तो कमला हैरिस ने प्रूव किया कि जो बाइडेन इज़ अलाइव, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपके सामने शेयर करना चाहता था, जाते-जाते विली वू का एक ट्वीट है जो कि 5 सिग्नल्स ये कह रहे हैं कि क्यों 2-3 मैक्रो रीज़न्स हैं और 2 बियरिश रीज़न्स हैं। मैक्रो रीज़न का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि माइनर्स का जो कैपिटुलेशन है, जो माइनर्स जो हैं वो बेच रहे थे अपना बिटकॉइन को, वो खत्म हो चुका है। तो अब हैश रेट भी बढ़ रहा है, तो माइनर का कैपिटुलेशन तब खत्म होता है जब हैश रेट भी बढ़ता है और बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता है। तो इनका कहना है कि हैश रेट भी बढ़ रहा है और बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ रहा है। इट्स अ साइन दैट जो माइनर कैपिटुलेशन है, जो माइनर है, अब वो नहीं बेच रहा है, नए माइनर जो हैं वो आ रहे हैं, और हैश रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब जो एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है हाल्विंग के बाद, वो निकल चुका है, ठीक है? एक तो इनका ये कहना है और दूसरा इनका ये कहना है कि जो बुलिश रीज़न ये है कि ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है। ग्लोबल लिक्विडिटी आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड पे है। ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है, लिक्विडिटी का ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट अब ये ऊपर की तरफ जाने जाएगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, जैसे आप ये देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि लिक्विडिटी बढ़ रही है। ये लिक्विडिटी कम हुई है, अब ये देख सकते हो कि लिक्विडिटी अब ये बढ़ने की तरफ जा रही है। अगर लिक्विडिटी ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट साइन, इट्स अ बुलिश साइन फॉर बिटकॉइन। तो ये बुलिश रीज़न्स हैं। इनका एक ही बेयरिश रीज़न है, वो ये कि माउंट गॉक्स के जो बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और दूसरा बिटकॉइन के लिए एक बुलिश रीज़न, एक बेयरिश रीज़न ये हो सकता है कि इथेरियम का ईटीएफ जो आ रहा है, तो बीटीसी के अंदर जो पैसा आना था वो हो सकता है अब इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में एंटर हो जाए, तो ये एक बेयरिश रीज़न हो सकता है। बट ओवरऑल ओवरऑल ही स्टिल बिलीव्स दैट मोर और लेस इट्स अ बुलिश साइन लॉन्ग टर्म में। सो ये है कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। आई एम श्योर आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करेगा। और कैसा लगा आपको बजट का छोटा-सा वो एनालिसिस? मैंने एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर समझ में आया, पसंद आया तो एक बारी कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।